कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए,
नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव साहुणम एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्नो मंगलानाम च सवेसिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हमने कल की क्लास में घाती और घाती कर्म स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, घाती और घाती कर्मों में हमने देखा था दो टाइप के कर्म होते हैं। घाती कर्म कितने देखे थे? घाती उसकी उत्तर प्रकृतियां कितनी होती हैं? 47। और उदय की अपेक्षा मतलब हमने बंध शतक के अनुसार ये चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन उदय के बारे में हम बताते हैं कि इनका उदय होने से आत्मा के मूल गुणों का घात होता है या नहीं होता है। उस अपेक्षा से हम बोलते हैं कि मोहिनी कर्म की 28 प्रकृति है और 122 प्रकृति की अपेक्षा हम चार घाती कर्मों की 47 उत्तर प्रकृति बताते हैं। ठीक है, घाती कर्म की कितनी बताई हमने? 47। और अघाती कर्म की कितनी थी? अघाती कर्म की थी अघाती कर्म कितने? मूल कर्म में कितने हैं? सॉरी, मूल कर्म में 4 है और उसकी उत्तर प्रकृति कितनी थी? 75। ये तो होस्ट है अभी। अच्छा, खुद ही होस्ट है, तो बाद में मेरे को कैसे करा था उसने? ठीक है, ये हो गया हमारा घाती और अघाती। ठीक है, अब हमने देखा था कल, ये भी डिस्कशन किया था, जो घाती कर्म होते हैं ना, घाती कर्म हमने क्या देखा? घाती कर्म में, घाती कर्म की डेफिनेशन में क्या देखा? जिस कर्म के उदय से आत्मा के मूल गुणों का घात हो। ठीक है, अब मूल गुणों का घात तो हमने देख लिया, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, शायिक चारित्र, अनंत वीर्य, इनका क्या होता है? घात होता है। तो घात मतलब टोटल वैनिश हो जाते हैं, टोटल उनका क्या हो जाता है? घात हो जाता है। पर घात होने का अर्थ सिर्फ टोटली नहीं, मतलब जो हमारा एक वर्ड है घात, उसके लिए हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे घात हो गया मतलब। प्लीज आप लोग ना अनम्यूट मत कीजिए, और अगर मैं फिर अलाउ नहीं करूंगी ना तो आप लोग के डाउट्स रह जाएंगे, तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी। या तो फिर ऐसा करते हैं कि आप हैंड रेस कर दीजिए अगर जिनके भी डाउट होते हैं तो, और अभी मैं फिर आपको अलाउ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, जिनके हैंड रेस रहेंगे उनको फिर अनम्यूट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा घाती कर्म। घाती कर्म, एक बार ना, ठीक है, घाती कर्म 47 है, उसमें हमने देखा घात होता है। घात होता है का क्या अर्थ है? या तो इन 47 प्रकृति का कंप्लीट घात हो जाता है या फिर आंशिक रूप से घात होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा है घाती कर्म, या तो पूर्ण रूप से घात है या फिर आंशिक रूप से घात है। ठीक है, आंशिक रूप से घात होने का क्या अर्थ है? यहाँ पे दो टाइप हो जाते हैं। पूर्ण रूप से अगर घात होता है तो उस प्रकृति को बोलते हैं सर्वघातिनी प्रकृतियां, और आंशिक रूप से जो घात होता है वो होती है देशघातिनी प्रकृतियां, देश घातिनी। ठीक है, सर्वघातिनी प्रकृतियां पूर्ण रूप से आत्मा के जो भी गुण है, आत्मिक गुण मतलब आत्मा के जो भी गुण है, वो उस गुण का पूर्ण रूप से घात कर देती है। लेकिन देशघातिनी प्रकृति में क्या होता है? आंशिक रूप से घात होता है। आंशिक रूप से घात होने का क्या अर्थ हुआ? कि जो आत्मा का जो का आंशिक रूप से घात, यहाँ पे बहुत बड़ा वर्ड है, यहाँ पे बहुत बड़ा वर्ड है संभव, जो हमको देशघातिनी प्रकृति में ध्यान में रखना है। ऐसी प्रकृतियां जिनमें जो आत्मा का मूल आत्मा के गुण है, आत्मिक गुणों का आंशिक रूप से घात संभव है। पूर्ण रूप से घात है, ये तो कंपलसरी कि पूर्ण रूप से घात है मतलब हो गई होगा। जितनी भी, जैसे कि मान लो कोई प्रकृति है, सॉरी कोई गुण है, उस गुण के ऊपर अगर कोई प्रकृति आ जाती है, प्रकृति उस पे आवरण लगा रही है या जो भी, उसके प्रकृति के उदय आ जाता है, तो वो जो गुण है वो टोटली क्या हो जाएगा? दब जाएगा, प्रकट हो ही नहीं पाएगा। लेकिन देशघातिनी प्रकृति वो होती है जिनमें उस गुण का आंशिक रूप से घात संभव है। आंशिक रूप से घात मतलब हो भी सकता है कि वो पूर्ण रूप से घात कर दे, और कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि कहीं कहीं क्या हो जाता है? घात रह जाता है।
ठीक है, मतलब आंशिक रूप से घात होता है, इसका मतलब क्या है, कहीं कहीं वो गुण आंशिक रूप से घात होने का मतलब होता है घात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रकट के। मतलब अगर किसी गुण का घात हो रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से क्या है, थोड़ा सा प्रकट हुआ है। ठीक है, अगर कोई भी गुण थोड़ा सा प्रकट हो रहा है, मतलब उसका जो है वो आंशिक घात है। ठीक है, आंशिक घात होने का क्या अर्थ है, गुण थोड़ा सा प्रकट हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा जो प्रकट होता है, थोड़ा सा प्रकट होने का क्या अर्थ है, थोड़ा सा प्रकट हुआ मतलब वो गुण थोड़ा सा प्रकट हुआ है, मतलब उस प्रकृति ने आंशिक रूप से घात किया है। ऐसा आंशिक रूप से घात संभव है जहां पर वो प्रकृति देशघातिनी प्रकृति होती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं बोलना कि जो प्रकृति आंशिक रूप से घात करे वो ही देशघाती कहलाती है, ये वर्ड नहीं बोलना, आपको संभव वर्ड बोलना बहुत जरूरी है। जिन प्रकृति के उदय से आत्मा के घात, जो भी आत्मा का गुण है घाती गुण, उसका आंशिक रूप से घात संभव हो। ठीक है, आंशिक रूप से घात हो ऐसा नहीं बोलना, घात संभव हो, क्योंकि संभव होने का क्या अर्थ है कि कहीं कहीं पे घात हो भी सकता है, और कहीं होगा कि कहीं ऐसा हो सकता है कि आंशिक रूप से घात हो, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आंशिक नहीं पूर्ण रूप से भी घात कर दे। ठीक है, ये इसको हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अवधि ज्ञान का एग्जाम्पल लेते हैं। अवधि ज्ञान कभी क्या हमको अभी अवधि ज्ञान है, क्या हमारे अभी अवधि ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, मतलब हमारे अवधि ज्ञानावरणी का उदय चल रहा है। अवधि ज्ञानावरणी के उदय के कारण हमारे अवधि ज्ञान पर क्या आ गया, पूर्ण रूप से आवरण आ गया, मतलब हमारा अवधि ज्ञान आंशिक रूप में भी प्रकट नहीं हुआ, थोड़ा सा भी अवधि ज्ञान हमको प्रकट नहीं हुआ। लेकिन वहीं अगर देवता और नैरेक की बात करें, उनका जो अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान में क्या हुआ, आंशिक रूप से उनका अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है, अपने अपने लेवल का, जितनी भी जिसकी मर्यादा है, जितना जिसका क्षयोपशम है, उस अकॉर्डिंग अवधि ज्ञान क्या हुआ, प्रकट हुआ, किसी को थोड़ा हुआ, किसी को ज्यादा हुआ, लेकिन उनके पूर्ण रूप से घात नहीं हुआ है अवधि ज्ञान का। तो इसीलिए जहां पर आंशिक रूप से घात संभव है, उन प्रकृति को भी हम क्या बोलते हैं, देशघातिनी प्रकृति बोलते हैं। कई बार पूर्ण रूप से भी घात हो जाता है, कई बार आंशिक रूप से घात होता है, यहाँ पे दो ही ऑप्शन खुले हैं। ठीक है, अब हम एक बार ये वाले चार्ट में डेफिनेशन देख लेते हैं। सर्वघातिनी प्रकृतियां, सर्व मतलब पूर्ण रूप से, जिस कर्ण प्रकृति का उदय होने पर उसके द्वारा घात्य आत्मिक गुण का, जो भी वो प्रकृति जिस पे भी अफेक्ट पड़ रहा है उस प्रकृति का, वो घात्य का मतलब है जिसका वो घात कर रही है, सदैव पूर्ण रूप से घात होता है। यहाँ पर पूर्ण जो है वो सदैव पूर्ण रूप से घात होता है। ठीक है, यहाँ पर हमेशा आंशिक नहीं होता, आंशिक का सिर्फ संभावना बताइए, यहाँ पर सदैव पूर्ण रूप से घात होगा। देशघातिनी प्रकृति, देश मतलब आंशिक रूप से, जिस कर्म प्रकृति का उदय होने पर उसके द्वारा घात्य आत्मिक गुण का आंशिक रूप से घात संभव हो, उसे देशघातिनी प्रकृति कहते हैं। अब संभव होने का क्या अर्थ है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिन्होंने हैंड रेस करा है भी ना, हो सकती है, एक बार देशघाती भी हो सकती है। एक बार जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है ना, आप अनम्यूट हो सकते हैं। जय जिनेन्द्र दीदी, क्वेश्चन था मेरा। हम्म, वो जैसे आप बोले कि देवताओं को अगर अवधि ज्ञान वाला, तो उनका हमेशा अवधि ज्ञान होता है क्या उनको? कंपलसरी है, देवता और नैरेक में अवधि ज्ञान कंपलसरी होता है, जन्म से ही होता है उनके, अच्छा, तीन ज्ञान ही रहते हैं। नरक के जीवों को भी रहता है? नरक के जीवों को भी कंपलसरी है, तीन ज्ञान रहते हैं जन्म से। अच्छा। ठीक है, ठीक है, फिर से म्यूट हो जाइए प्लीज। ये हो गया हमारा देशघाती। अब इस संभव होने का क्या अर्थ है कि बहुत सारी देशघातिनी प्रकृति ऐसी हैं जो सदैव क्या करती हैं, पूर्ण रूप से घात कर, मतलब सदैव आंशिक रूप से घात करती हैं, और बहुत सारी प्रकृति ऐसी हैं जो कभी आंशिक रूप से और कभी पूर्ण रूप से घात करती हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर बात करते हैं मति ज्ञानावर्णी की, तो सॉरी आभिनिबोधि ज्ञानावर्णी की, आभिनिबोधि ज्ञानावर्णी जो है ना, आभिनिबोधि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आभिनिबोधि ज्ञानावर्णी क्या हो जाए, टोटल पूर्ण घात कर पाए अपने आत्मिक गुण का। आत्मिक घाती गुण क्या है उसका, अभिनिबोधिक ज्ञान। कोई भी जीव अभिनिबोधिक ज्ञान से रहित नहीं होता, हर जीव में, चारों ही गति के जीवों में अभिनिबोधिक ज्ञान तो रहता ही रहता है। तो ऐसा अभिनिबोधिक ज्ञान थोड़ा सा तो आंशिक रूप में प्रकट होता ही है, पूर्ण रूप से घात नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा सदैव आंशिक रूप से ही घात होता है अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी द्वारा।
तो इसलिए वो प्रकृति देशघाती नहीं है। फिर हम बात कर रहे थे अवधि ज्ञान की, तो अवधि ज्ञानावरणी की। अवधि ज्ञानावरणी में कभी तो जैसे मनुष्य और तिर्यंच के केस में कभी तो आंशिक रूप से घात हुआ, कभी पूर्ण रूप से घात हुआ। सॉरी, मनुष्य और तिर्यंच के केस में अगर उनको अवधि ज्ञान नहीं है, लब्धि से बात नहीं हो रही है, अगर अवधि ज्ञान उनको नहीं है तो उन प्रकृति का क्या है, उन प्रकृति का पूर्ण रूप सर्वघाती से है। उस सर्वघातिनी नहीं है वो। सर्वघातिनी तो प्रकृति हो जाएगी, उस प्रकृति को हम सर्वघातिनी नहीं बोलेंगे। प्रकृति की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अगर कोई सी एक प्रकृति देशघातिनी है तो वो प्रकृति सेम टाइम पे सर्वघातिनी हो ही नहीं, मतलब वो प्रकृति सर्वघातिनी हो ही नहीं सकती। टोटल कोई कभी ऐसा नहीं होता कि कोई प्रकृति सर्वघातिनी बन जाए, कभी देशघातिनी बन जाए। जो देशघातिनी है वो देशघातिनी ही रहेगी, जो सर्वघातिनी है वो सर्वघातिनी ही रहेगी। लेकिन सर्वघातिनी प्रकृति हमेशा मतलब सदैव पूर्ण रूप से घात करती है, लेकिन जो देशघातिनी प्रकृति है उनमें कभी कभी आंशिक रूप से घात होता है। जैसे कि अवधि ज्ञान अगर प्रकट है तो अवधि ज्ञानावरणी ने आंशिक रूप से घात किया, और अगर अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है तो आंशिक रूप से क्या हो गया, पूर्ण रूप से घात हो गया। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शंस रहते हैं। देशघातिनी में या तो आंशिक रूप से घात होता है, आंशिक घात, या फिर पूर्ण रूप से घात होता है। ठीक है, अब जो आंशिक घात है ना, आंशिक घात का क्या अर्थ है कि गुण प्रकट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पूर्ण घात का अर्थ क्या हुआ कि गुण प्रकट नहीं हुआ टोटली। ठीक है, ये समझ आ गया। आंशिक, जब जब आंशिक घात होता है तब थोड़ा सा गुण प्रकट होता है। तो हमको कैसे पहचानना कि ये प्रकृति ने आंशिक घात किया या पूर्ण घात किया, तो हमको ये देखना क्या वो गुण जो भी ये गुण था, यहाँ पे गुण की बात कर रहे हैं हम, कि जो भी वो गुण था क्या वो थोड़ा सा भी प्रकट हुआ है। जैसे अवधि ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी में हमको देखना कि क्या अवधि ज्ञान थोड़ा सा प्रकट हुआ। अगर थोड़ा सा प्रकट हुआ है, मतलब देवता और नरेक का जैसा केस होता है, थोड़ा बहुत प्रकट हुआ है अगर अवधि ज्ञान, तो वो आंशिक घात कर रही है। सेम प्रकृति, प्रकृति सेम है। ठीक है, प्रकृति देशघातिनी ही होगी, लेकिन कभी कभी वो अपना आंशिक, अपने गुण का आंशिक घात कर देती है, पर कभी पूर्ण रूप से घात कर देती है। जैसे कि मनुष्य और तिर्यंच के केस में बोला है कि थोड़ा सा भी अवधि ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, तो इसलिए उस आत्मिक गुण का, अवधि ज्ञान का पूर्ण रूप से घात है। ठीक है, ये बात आती है हमारे देशघातिनी। अब ये जो हमने पूर्ण रूप से घात होना है और ये जो देखा ना, यहाँ पे आपकी एक बात निकलती है, रस या फिर अनुभाव। अनुभाव का दूसरा नाम क्या होता है, रस। ये हमने अनुभाव बंध में पढ़ा था, जो 4 प्रकार के बंध हमने पढ़े थे फाउंडेशन कोर्स में। अनुभाव मतलब रस। अनुभाग ही अनुभाव का बोल सकते हैं ना। अनुभाव, अनुभाग दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, अनुभाव का क्या अर्थ होता है, रस, मतलब किस प्रकार से जो प्रकृति है वो अपना फल प्रकट करेगी, किस तरह से फल प्रकट करेगी। तो वो बताया है कि जो अनुभाव होता है ना, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है सर्वघाती अनुभाव, सर्वघाती अनुभाव। ठीक है, सर्वघाती प्रकृति नहीं बोल रहे हैं हम, सर्वघाती। यहाँ पर सर्वघातिनी वर्ड यूज होता है, यहाँ पे सर्वघाती वर्ड होता है, ये ध्यान में रखना, अनुभाव। और दूसरा होता है देशघाती अनुभाव। सर्वघाती अनुभाव का क्या अर्थ होता है, सर्वघाती मतलब जो भी गुण है उसका टोटल घात कर दिया। जब ऐसा उदय होता है, जिसके उदय के मतलब ऐसा जो उदय है, अनुभाव मतलब ऐसा रस, ऐसा रस मतलब उसका उदय किस प्रकार का हो रहा है, तो ऐसा रस, ऐसा अनुभाव जिसके कारण से जो भी घाती गुण है उसका टोटल रूप से घात हो गया। यहाँ पर क्या है, पूर्ण रूप से घात हुआ है। ठीक है, किसका, गुण का। अब यहाँ पर बताया देशघाती अनुभाव, मतलब यहाँ पर कंपलसरी क्या है, आंशिक रूप से घात हुआ है। यहाँ पे संभव वर्ड नहीं है, पूर्ण घात है या फिर आंशिक घात है। ठीक है, तो आप टिप्पणी में पढ़ना, ये डेफिनेशन है। सर्वघाती अनुभाव क्या, अपने घातीय गुण का पूर्ण रूप से घात करने वाला अनुभाव सर्वघाती अनुभाव कहलाता है। देशघाती अनुभाव मतलब अपने घातीय गुण का आंशिक रूप से घात करने वाला अनुभाव देशघाती अनुभाव कहलाता है। ठीक है, अब ये सिर्फ रस की बात है, मतलब किस टाइप से जो प्रकृति है उसका उदय होने पर क्या होने वाला है वो हमने देख लिया। अब ये आप
आप लोग बताइए कि जो सर्वघाती अनुभाव है, मतलब इस अनुभाव के उदय होने पर, मतलब इस अनुभाव, उदय नहीं होने, उदय तो प्रकृति का उदय होता है, इस अनुभाव के होने पर, मतलब इस टाइप का अगर जीव को रस मिल रहा है, तो ऐसा रस का अगर वो फील कर रहा है, अनुभव कर रहा है, ऐसे रस के अनुभव में प्रकृति, उसके जो गुण है उसका पूर्ण घात हो रहा है, मतलब ये सर्वघातिनी प्रकृति में इन दोनों में से कौन सा रस होगा? सर्वघाती अनुभाव रस। सर्वघाती अनुभाव सर्वघातिनी प्रकृतियों में रहता है, ठीक है, सर्वघाती अनुभाव, क्योंकि यहाँ पर सदैव पूर्ण रूप से क्या होता है? घात होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं देशघाती। अब देशघाती प्रकृति में हमने क्या देखा था? बहुत ज्यादा सदैव पूर्ण रूप से घात है, आंशिक रूप से घात संभव है, वो देशघातिनी प्रकृति कहलाती है। आंशिक घात होने का मतलब है कि गुण थोड़ा सा प्रकट। अच्छा, इसको हम एक बार साइड में रखते हैं, ये वाली स्टेटमेंट को, ठीक है। प्रकृति, कोई भी प्रकृति देशघातिनी प्रकृति है अगर वो, तो उसमें कभी कभी आंशिक घात होता है, कभी पूर्ण रूप से घात होता है, और आंशिक घात का संभव होना ही उसके देशघातिनी प्रकृति का रूल है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जहां पे आंशिक रूप से घात हो रहा है, देशघातिनी प्रकृति है, सेम प्रकृति अगर अपना आंशिक रूप से घात कर रही, तो वो कैसे डिसाइड होगा कि ये प्रकृति, जैसे मान लो हमने लिया अवधि ज्ञानावर्णी, तो अगर अवधि ज्ञानावर्णी प्रकृति है, ज्ञानावर्णी, अवधि ज्ञानावर्णी प्रकृति को अगर उदय में आना है, तो वो जैसे मान लो हम बात करते हैं मनुष्य के अंदर या तिर्यंश के अंदर वो उदय में आई, तो उसको उदय में आना है, तो ये कैसे डिसाइड करेगी वो कि मुझे पूर्ण रूप से घात करना है या फिर आंशिक रूप से घात करना है? वो ऐसे डिसाइड होता है कि अगर अवधि ज्ञानावर्णी का आंशिक घात, मतलब अवधि ज्ञानावर्णी कर्म ने आंशिक घात किया उस प्रकृति का, तो थोड़ा सा गुण प्रकट हुआ, तो ये कैसे डिसाइड होगा? अगर अवधि ज्ञानावर्णी आंशिक, मतलब देशघाती अनुभाव, देशघाती अनुभाव के साथ उदय में आ रही है, मतलब देशघाती अनुभाव के साथ उदय में आने का क्या अर्थ है कि जो गुण है उसका आंशिक रूप से घात करेगा, तो ये अवधि ज्ञानावर्णी जो प्रकृति है वो देशघाती अनुभाव के साथ उदय में आ रही है, उस समय पर वो उस गुण का आंशिक रूप से घात करेगा, ठीक है। अगर अवधि ज्ञानावर्णी को पूर्ण रूप से घात करना है, तो वो सर्वघाती अनुभाव के रूप में उदय में आएगी, ठीक है। सर्वघाती अनुभाव है तो वो पूर्ण रूप से घात कर देगी, और अवधि ज्ञानावर्णी का देशघाती अनुभाव है तो वो आंशिक रूप से घात करेगी। अब देखो हमको कैसे अवधि ज्ञानावर्णी का उदय, अब जैसे मैंने बोला कि एक तिर्यंश सामने खड़ा हुआ है जिसको अवधि ज्ञान की लब्धि नहीं है, नॉर्मल तिर्यंश है, कोई तिर्यंश प्राणी खड़ा हुआ है और कोई देवता है। अब इन दोनों में, दोनों के ही अवधि ज्ञान का उदय है क्या? नहीं, देवता में है। अवधि ज्ञानावर्णी का उदय है क्या दोनों के? देवता में है, तिर्यंश में नहीं है। अवधि ज्ञानावर्णी का उदय के से क्या होता है? वापस 4th चैप्टर, प्लीज उदय से फाउंडेशन दब को जाता बेसिक है ना, तो रखिए। तिर्यंश में तो नहीं होगा, तिर्यंश में तो अवधि एक ज्ञान बार होगा ही नहीं एक ना। बार आप लोग ना क्या बोल रहे हो? सुनो सुनो सुनो, मैं क्या पूछ रही हूँ, अवधि ज्ञानावर्णी का उदय है क्या तिर्यंश में? या पहले तिर्यंश की बात करते हैं, तिर्यंश में अवधि ज्ञानावर्णी का उदय है क्या? यस और नो बोलना बस। तिर्यंश में होगा। तिर्यंश में अवधि ज्ञानावर्णी, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप बताइए, देवता में अवधि ज्ञानावर्णी का उदय है क्या? नहीं, नहीं है, वो तो जन्म से ही है। आंशिक रूप से उदय है। ठीक है, चलो अब मैं बताती हूँ आपको। अवधि ज्ञानावर्णी की डेफिनेशन पे आते हैं, हमको शायद वापस 4th चैप्टर पे आना पड़ेगा। अवधि ज्ञानावर्णी की डेफिनेशन क्या कहती है? अवधि ज्ञानावर्णी की डेफिनेशन कहती है कि जिस कर्म के उदय से अवधि ज्ञान का, अवधि ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आता है, यही डेफिनेशन थी ना, मैं बिना देखे बोल रही हूँ, अगर कुछ करेक्शन हो तो बताना। जिस कर्म के उदय से आत्मा, सॉरी, जिस कर्म के उदय से आत्मा के, हाँ शायद आत्मा वर्ड था, जिस कर्म के उदय से आत्मा के अवधि ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरण, ठीक है। तो अवधि ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरण इसके उदय के कारण हो रहा है। तो अगर तिर्यंश जीव में अवधि ज्ञानावर्णी का उदय है तो उसका अधिक आवरण है, टोटल आवरण बोल सकते हैं, और अवधि ज्ञानावर्णी का
न्यून रूप से भी आवरण हो ही रहा है ना अवधि ज्ञान। प्रकट होने का क्या मतलब, मैंने अभी क्या बताया था, प्रकट है आंशिक रूप में, थोड़ा सा ये जो गुण प्रकट हुआ है ना, ये आंशिक रूप में प्रकट हुआ है, ये टोटल प्रकट नहीं हो गया। समझने की कोशिश करना। अवधि ज्ञान जो है ना, किसी जैसे दो देवता की बात करें, एक देवता में थोड़ा ज्यादा अवधि ज्ञानावरणी का उदय है, मतलब उसके अवधि ज्ञान थोड़ा कम लेवल का होगा, और जिसके, क्योंकि हमने देखा ना जितना मोटा आवरण होता है उतना ही कम अमाउंट में जो गुण है वो प्रकट होता है। जैसे पतला चादर होता है तो हमको, पतला पर्दा होता है तो बाहर का दिखने में आता है, लेकिन पर्दा अगर मोटा है तो नहीं दिख पाते। तो वैसे ही जितना ज्यादा अवधि ज्ञानावरणी का उदय रहता है, अवधि ज्ञानावरणी का उदय के रस जो रहता है, अनुभव, वो बहुत ज्यादा होता है, तो अवधि ज्ञान कम प्रकट होगा। तो एक प्रकट हुआ, इस बीच में रखी है ना, आवाज बीच में क्या चलती है। और एक देवता है, एक दूसरा देवता है जिसके अंदर पे अवधि ज्ञानावरणी का बहुत हल्का आवरण है, मतलब अवधि ज्ञान बहुत ज्यादा प्रकट है उनको। जैसे कि अनुत्तर विमानवासी देव की बात करें, उनका अवधि ज्ञान बहुत ज्यादा है, लेकिन वहीं अगर भवनपति के या फिर कोई भी नॉर्मल देवता की, फर्स्ट देवलोक की बात करते, फर्स्ट वैमानिक की बात करें, तो उनका कम है अब अनुत्तर विमान की अपेक्षा। तो अब क्या बोला है कि उनके अंदर भी अवधि ज्ञानावरणी का उदय था, और जो फर्स्ट वैमानिक है, फर्स्ट देवलोक है, उसमें भी अवधि ज्ञानावरणी का उदय था, और उस तिर्यंच प्राणी में भी अवधि ज्ञानावरणी का उदय था। ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्ट जीव लेते हैं अनुत्तर विमानवासी देव। ठीक है, अनुत्तर विमान वाले देव हैं। सेकंड जो है वो मान लेते हैं भवनपति देव है, और तीसरा जो जीव है वो तिर्यंच है। ठीक है, अब ये तीन हैं, इन इन तीनों में ही अवधि ज्ञानावरणी का उदय होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि देवता के अंदर अवधि ज्ञानावरणी का उदय नहीं है। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञानावरणी का जब उदय हुआ ना, तिर्यंच के अंदर तो हमने बोल दिया कि अवधि ज्ञानावरणी का क्या है, उदय है। भवनपति और अनुत्तर विमान में डिफरेंस, इन दोनों में भी अवधि ज्ञानावरणी का उदय है, क्योंकि अवधि ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आया ही आया है। इसमें जो आवरण है, इसमें आवरण थोड़ा मोटा है, और इसमें जो आवरण है वो थोड़ा पतला है, लेकिन आवरण तो है ना, आवरण है। इसका क्या मतलब हुआ कि जीव का अवधि ज्ञान भले प्रकट हुआ, लेकिन आवरण के साथ है, मतलब अवधि ज्ञानावरणी का उदय है। तो हम तीनों ही केस में बोलेंगे, तीनों केस में अवधि ज्ञानावरणी का क्या है, उदय है। लेकिन तीनों केस में अवधि ज्ञानावरणी का उदय हो रहा है, इस जीव के भी अवधि ज्ञानावरणी का उदय, इस जीव के भी अवधि ज्ञानावरणी का उदय, और इस जीव के भी। तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि इन तीनों को कितना कितना अवधि ज्ञान मिलना चाहिए? तो वो डिसाइड होता है उसके देशघाती और सर्वघाती अनुभाव से। अगर अवधि ज्ञानावरणी का सर्वघाती अनुभाव है, मतलब पूर्ण रूप से उसका उस गुण का घात हो गया, तो वो तिर्यंच के अंदर में हम बोलेंगे कि इस समय पर तिर्यंच प्राणी के अंदर अवधि ज्ञानावरणी का सर्वघाती अनुभाव है, मतलब उसके जो अवधि ज्ञान है वो बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुआ, पूर्ण रूप से घात हो गया। ठीक है, फिर बात आती है भवनपति देवता और अनुत्तर विमानवासी देव की। तो इनका जो था वो मोटा है आवरण, मतलब अवधि ज्ञान बहुत कम प्रकट हुआ, लेकिन आंशिक रूप से घात होना मतलब थोड़ा सा प्रकट भी तो हुआ ना, आंशिक रूप से प्रकट हुआ, तो वो उसका देशघाती अनुभाव था। देशघाती अनुभाव के कारण जीव का आंशिक रूप से प्रकट हुआ, और अनुत्तर विमानवासी देव का भी देशघाती अनुभाव है, क्योंकि उसका भी गुण प्रकट हुआ है, अवधि ज्ञान उसको भी मिला है, लेकिन उसका जो आवरण है वो थोड़ा ज्यादा, मतलब उसका जो आवरण है वो कम है, पतला पर्दा है, इसलिए अनुत्तर विमानवासी को अवधि ज्ञान ज्यादा प्रकट हुआ। लेकिन अवधि ज्ञानावरणी का उदय तो रहता ही रहता है तीनों में। उदय होने के बाद ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड कर कि कितना कितना उदय कितना है, मतलब किसमें टोटल वैनिश करना है और किसमें थोड़ा सा रूप में उदय में, मतलब उसके गुण को प्रकट करना है, वो डिसाइड करता है उसका अनुभाव, या देशघाती अनुभाव है या फिर सर्वघाती। प्रकृति सेम है, प्रकृति सेम होने के बावजूद भी अगर आंशिक रूप से घात हो रहा है तो गुण प्रकट होगा, मतलब वो देशघाती अनुभाव है। और अगर अवधि ज्ञानावरणी के उदय में पूर्ण रूप से घात हो रहा है, मतलब अवधि ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा, तो वो उसका सर्वघाती अनुभाव है। ये क्लियर हुआ? बस यही समझने वाली बात है। इसको समझने के बाद हम सारे प्रकृति को जब देखेंगे ना, तो बहुत इजीली हमको समझ में आते जाएंगे। जैसे अभी मनुष्य का पूछ लिया तो हम क्या लिखेंगे? मनुष्य का पूछा तो आप जैसे बताइए ना, मनुष्य का पूछेंगे तो आपने यहाँ पे समझ के क्या समझ आ रहा है, आप गेस करो।
मनुष्य का पूछेंगे, मनुष्य के अंदर ऐसा बोल भी दिया उन्होंने, क्लियर बोला है कि उसके अंदर अवधि ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि मनुष्य में भी अवधि ज्ञान तो होता है, लेकिन जिस जीव की हम बात कर रहे हैं उसके पास अवधि ज्ञान नहीं है। तो अब बताइए आपकी कौन सा अनुभाव होगा? सर्वगति नहीं होगा। अनुभव। सर्वघाती अनुभाव होगा, ठीक है। और वो प्रकृति कौन सी होगी? देश देशघाती नहीं। देशघातिनी, देशघातिनी प्रकृति होगी, लेकिन अनुभाव सर्वघाती होगा। ध्यान रखना, सर्वघाती अनुभाव होने का ये मतलब नहीं है कि वो प्रकृति ही सर्वघातिनी हो गई, नहीं। सर्वघातिनी में सर्वघाती अनुभाव होता है, लेकिन सर्वघाती अनुभाव कंपलसरी सर्वघातिनी प्रकृति में हो ये जरूरी नहीं है। 22 वर्षा का केस नहीं होता यहाँ पे। सर्वघातिनी प्रकृति है तो सर्वघाती अनुभाव ही होगा, पर अगर सर्वघाती अनुभाव है तो वो देशघातिनी में भी हो सकता है, सर्वघातिनी में भी हो सकता है। दोनों ऑप्शंस खुले हैं सर्वघाती अनुभाव के लिए। और देशघाती अनुभाव सर्वघातिनी में होता ही नहीं है, तो जहां अब देशघाती अनुभाव की बात आती है वो कंपलसरी देशघातिनी प्रकृति है। क्लियर हुआ? मैम एक डाउट है मैम, जब परम अवधि ज्ञान होता है तब हम क्या अनुभव समझेंगे इधर? अब परम अवधि ज्ञान तो मैक्सिमम अवधि ज्ञान उतना ही हो सकता है ना, तो फिर उसको देशघाती अनुभव ही बोलेंगे क्या? देशघाती अनुभाव ही बोलते हैं। वो आवरण आवरण न्यून अधिक है, न्यून अधिक है, मतलब ऐसा ऐसा नहीं बोले, अवधि ज्ञानावरणी का तो उदय रहता है उसमें, पर अधिक रूप सॉरी न्यून रूप से, न्यून का मिनिमम लेवल है। अगर परम अवधि ज्ञान है तो उस न्यून आवरण का मिनिमम लेवल, मतलब न्यून जो जितना न्यूनतम हो सकता है मिनिमम, उस उतने लेवल का आवरण है, पर आवरण कंपलसरी होता है। ओके मैम। क्योंकि ना कभी भी ऐसा नहीं होगा, देखो जब आप प्रकृतियों में देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो प्रकृति जैसे कि केवल ज्ञानावरणी है, केवल ज्ञानावरणी सर्वघातिनी प्रकृति है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा आपके पूरे संसार काल में कि आपको केवल ज्ञान का स्पर्श हो जाए। स्पर्श नहीं होगा, स्पर्श अगर केवल ज्ञान होगा तो टोटली केवल ज्ञान होगा आपको। कभी भी ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा केवल ज्ञान होके रह जाए। अगर केवल ज्ञानावरणी ने केवल ज्ञान का घात करा है तो वो टोटल रूप से घात अनुभाव है और वो सर्वघातिनी प्रकृति है। लेकिन अवधि ज्ञानावरणी के केस में आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आपने अवधि ज्ञान का, आपको अवधि ज्ञान हुआ फिर वो अवधि ज्ञान चला भी जाएगा। जब हुआ तब आपका आंशिक रूप से ही घात हुआ था तो इसलिए थोड़ा सा गुण प्रकट हो गया, थोड़ा हुआ ज्यादा हुआ लेकिन गुण प्रकट हुआ क्योंकि आंशिक घात है। और पूर्ण घात है, मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं करिए कि आंशिक मतलब टोटल रूप से घात ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। या तो घात तो कंपलसरी होना है, तभी तो प्रकृति घाती नहीं प्रकृति है। अगर घात हो ही नहीं रहा है, अगर हम बोल देते हैं कि उनको परम अवधि ज्ञान है, उनका अवधि ज्ञान का मैक्सिमम लेवल है, उनका अवधि ज्ञान का घात हुआ ही नहीं है, पर अगर ऐसा कुछ होता तो फिर वो प्रकृति घाती नहीं प्रकृति नहीं होती। पर वो प्रकृति घातिनी है अवधि ज्ञानावरणी, मतलब कहीं ना कहीं उसने अवधि ज्ञान को घात तो करके ही रखा होगा, भले ही न्यूनतम लेवल पे घात किया होगा पर घात अवश्य किया होगा। ठीक है। अब इसमें इसमें ना आपका जो ये उदाहरण वाला पार्ट है इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं। एक तो सर्वघाती अनुभाव का उदय, इसके साथ आप अंडरलाइन करिए पूर्णतः घात हो। और देशघाती अनुभाव के साथ में अंडरलाइन करना, या तो आप हाइलाइटर अलग अलग कलर के हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं, बट बुक में पेंसिल यूज करना ज्यादा अच्छा होता है, या फिर आपने नोट्स में रख लीजिए सर्वघाती अनुभाव पूर्णतः घात हो जाता है। देशघाती अनुभाव में अंडरलाइन करना अवधि ज्ञान आंशिक रूप से प्रकट हो जाता है। और अच्छा अवधि ज्ञान, हाँ देशघाती अनुभाव है, सर्वघाती अनुभाव है तो पूर्णतः घात हो जाता है, और देशघाती अनुभाव है तो आंशिक रूप से प्रकट होता है। आंशिक रूप से प्रकट होने का क्या अर्थ है? आंशिक रूप से ही घात हुआ है। ठीक है, आंशिक रूप से प्रकट होने का अर्थ होता है आंशिक रूप से घात होना। ये बिल्कुल आप क्लियर रख लीजिए, घात की जहाँ पे भी बात हो रही है अगर आंशिक रूप से घात हुआ है तो गुण भी थोड़ा बहुत प्रकट होता है। ये गुण जो प्रकट हुआ है वो आंशिक रूप से हुआ है, ठीक है, टोटल गुण नहीं प्रकट हुआ है, क्योंकि आंशिक घात है मतलब गुण भी आंशिक रूप से प्रकट होगा, और पूर्ण घात है मतलब गुण बिल्कुल भी प्रकट नहीं होगा। ठीक है। और ये देखो जो विषय कम और ज्यादा होना, जो हमने ये वाली बात करी थी अनुत्तर विमान वासुदेव की और भवनपति देव की, उसके लिए आपके यहाँ लास्ट लाइन में कहा है कि देशघाती अनुभाव की न्यूनाधिकता के अनुसार ही अवधि ज्ञान का विषय भी कम ज्यादा होता है। दोनों में ही देशघाती अनुभाव है, लेकिन यहाँ पे जो देशघाती अनुभाव की अधिकता है तो भवनवासी देव है, और देशघाती अनुभाव की अधिकता नहीं न्यूनता है
ज्ञानवासी देव है। ठीक है, ये हो गई। अब हमको कौन कौन सी ऐसी प्रकृति है टोटल जिनके सर्वघातिनी प्रकृति है या फिर वो प्रकृति देशघातिनी प्रकृति है, तो वो हमको देखना। अब एक बार हम सारी प्रकृति को देख लेते हैं, फिर हम वो प्रकृतियों की काउंटिंग कर लेंगे, या फिर हम पहले प्रकृतियां देखें। पहले हम प्रकृति को एक एक इंडिविजुअल देख लेंगे तो फिर हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इतना इतना अगर किसी को एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले ज्ञानावर्णी कर्म की। ज्ञानावर्णी कर्म की ज्ञानावर्णी कर्म की कितनी प्रकृति है? 5 प्रकृति, 5 उत्तर प्रकृति। सबसे पहली क्या है? आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी। ठीक है, तो आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी में आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी का घात्य गुण क्या है? देखो यहाँ पर आपको एक और वर्ड मिलेगा, घात्य गुण। घात्य गुण मतलब जो भी प्रकृति है वो प्रकृति अपने घात्य गुण का मतलब उस प्रकृति के उदय के कारण कौन सा गुण पे इफेक्ट पड़ता है, ये होता है इफेक्ट पड़ने वाला गुण। ठीक है, कि कौन से गुण पर इफेक्ट पड़ेगा वो होती है उसका, वो कहलाता है उसका घात्य गुण। अब प्रकृति, सबसे पहली प्रकृति क्या ली हमने? आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी। आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी के कारण से कौन सा ज्ञान, कौन से ज्ञान पर? आत्मा का गुण ही है ज्ञान भी। कौन से ज्ञान पर इफेक्ट पड़ता है? तो वो है आभिनिबोधिक ज्ञान। आभिनिबोधिक ज्ञान का क्या होता है? हाथ होता है। आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी में आभिनिबोधिक ज्ञान, इसको शायद बोर्ड को एक बार ना, आपको ये तो समझ में आ गया ना कि इसको वापस साइड में लिखना पड़ेगा। देखो एक बार हम इसको लेके चलते हैं। आभिनिबोधिक ज्ञान है फर्स्ट, मान लो तो आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी, आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी है। ठीक है, प्रकृति के नाम में ध्यान रखना, ज्ञानावर्णी लिखना है। घाती गुण क्या है उसका? आभिनिबोधिक ज्ञान। अब आभिनिबोधिक ज्ञान का ये तो हमने देख लिया कि आभिनिबोधिक ज्ञान जो उसका घाती गुण है, क्या आभिनिबोधिक ज्ञान का पूर्ण रूप से घात होता है? डेफिनेशन रिकॉल करो। रूप से न्यूनाधिक रूप से आवरण आता है। न्यूनाधिक रूप से आवरण आता है मतलब या तो उस जो न्यूनाधिक रूप से आवरण जहां पर आता है मतलब पूर्ण घात नहीं है। इसमें क्या क्या समझ आया हमको कि इसका आंशिक रूप से घातिनी प्रकृति रहती नहीं है। पूर्ण घात, देशघाती, इसका जो है पूर्ण घात नहीं। एक बार स्टेप बाय स्टेप जाते देखो। सबसे पहले मैं आपको ना स्टेप बताती हूँ। कोई भी प्रकृति को अगर हमको ये पहचानना है कि वो सर्वघातिनी है या फिर देशघातिनी, तो इसके लिए ये देखना, सबसे पहले क्या देखना कि वो जो उसका गुण है, सबसे पहले देखना घाती गुण क्या है। घाती गुण पूर्ण रूप से घात हो रहा है क्या कोई भी जीव में? ये कोई भी जीव ऐसा है क्या चारों गतियों में जिनका ये वाला जो भी घाती गुण है, ये घाती गुण टोटल रूप से वैनिश हो गया, बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुआ? अगर ऐसा नहीं है, प्लीज प्लीज एक बार ना मेरा कंप्लीट होने दीजिए, फिर वो बीच में ना सामने वाले सुनने वालों को डिस्टरबेंस हो जाता है। जैसे अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी ज्ञान की हमने बात करी, तो कोई भी हमको देखना, सारे जीवों की बात करना, सारे जीव में कोई भी जीव ऐसा है क्या जिसके ये जो अभिनिबोधिक ज्ञान है वो बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुआ? अगर कोई भी जीव ऐसा नहीं है तो सबसे पहले मतलब पूर्ण घात हुआ है क्या? बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुआ मतलब पूर्ण घात। तो पूर्ण घात हुआ है क्या? अगर नहीं हुआ तो सबसे पहले ही उसको किस में डाल देना? देशघातिनी में डाल देना, क्योंकि पूर्ण घात नहीं, देशघातिनी, क्योंकि पूर्ण घात नहीं हुआ है मतलब कंपलसरी क्या है? पूर्ण घात किस में होता है? सर्वघातिनी। सदैव पूर्ण रूप से घात होता है। सदैव का क्या अर्थ है? हमने सभी जीवों की अपेक्षा देखा। सदैव मतलब जीव अगर किसी भी अवस्था में रहे, चारों गति के जीव की बात क्या कर रहे हैं कि जीव एक ही है और वो चारों गतियों में से किसी भी अवस्था में रहे, सदैव उसके ये गुण का घात ही होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि पूर्ण रूप से घात हो रहा है तो ही सर्वघातिनी है। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा, पूर्ण घात हो रहा है क्या? तो बोल दिया नहीं हो रहा, मतलब ये बोल दो क्या है? देशघातिनी। फर्स्ट लिख दो। अब सेकेंड स्टेप हमको देखना कि ये जो देशघातिनी प्रकृति है मतलब अभिनिबोधिक अभिनिबोधिक ज्ञान जो प्रकट हुआ है, क्या कभी ऐसा होता है कि वो पूर्ण रूप से घात होता है क्या? पहले ये देखना, पहले इस पे नहीं जाना, पहले इस पे जाना, क्योंकि आंशिक संभव है। देशघातिनी है मतलब आंशिक तो संभव होगा ही होगा। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? देशघातिनी है, पूर्ण घात है क्या? नहीं है, मतलब वो देशघातिनी है। देशघातिनी है मतलब आंशिक घात तो कंपलसरी होगा, आंशिक कंपलसरी होगा।
पर आंशिक संभावना, संभव वर्ड जो हम बोलते हैं, आंशिक संभव है मतलब कभी कभी उसका पूर्ण भी संभव हो सकता है। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि आंशिक घात तो हो रहा है, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि इसका पूर्ण रूप से घात हो? देशघातिनी अनुभाव में भी किसी सिचुएशन में ऐसा होता है क्या कि अभिनिबोधिक ज्ञान का पूर्ण रूप से घात हो? अभिनिबोधिक ज्ञान का पूर्ण रूप से घात होने का क्या अर्थ है? वो प्रकट नहीं हुआ, कभी भी बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुआ। तो कोई भी जीव या फिर एक जीव किसी भी अवस्था में रहे, क्या कभी ऐसा होगा उसके साथ कि उसका अभिनिबोधिक ज्ञान प्रकट ही ना हो? नहीं नहीं रहेगा, नहीं नहीं। होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब हर जीव के, चारों ही जीव के, चारों गति के जो जीव हैं सभी के अभिनिबोधिक ज्ञान तो रहता ही रहता है कंपलसरी। तो पूर्ण रूप से जो घात हुआ है ये वाला पॉइंट नहीं है, मतलब ओनली आंशिक घात हो रहा है। तो देशघातिनी प्रकृति तो है, हमने प्रकृति को तो देशघातिनी बता दिया। उसके बाद उसमें ऑप्शन 2 खुले थे, या तो देशघाती अनुभाव या सर्वघाती अनुभाव। हमने पहले सर्वघाती को टेस्ट करा, मतलब देशघाती तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि देशघातिनी प्रकृति है। देशघातिनी प्रकृति है मतलब आंशिक रूप से गुण प्रकट हुआ है या फिर आंशिक घात संभव हुआ है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे देशघाती अनुभाव है कंपलसरी। फिर हमको चेक करना है सर्वघाती अनुभाव। तो पूर्ण रूप से घात पॉसिबल हुआ क्या? नहीं हुआ, मतलब ये सर्वघाती अनुभाव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देशघातिनी प्रकृति टिक किस किस पे हुए? एंड देशघाती अनुभाव पे। तो अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी जो प्रकृति है, अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी प्रकृति ने, अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी प्रकृति देशघातिनी प्रकृति है, और उसका ओनली देशघाती अनुभाव क्या होता है? उसमें रहता है, कभी भी उसके अंदर सर्वघाती अनुभाव नहीं रहता। ठीक है, तो अब ये जो अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी है और दूसरा है सॉरी अभिनिबोधिक ज्ञान है, दूसरा है श्रुत ज्ञान, और तीसरा है अचक्षु दर्शन। ये 3 प्रकृति ऐसी हैं, आपको ध्यान में दिला रही हूँ, रिकॉल कर लेना या फिर नोट करके रख लेना। अभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अचक्षु दर्शन। 3 प्रकृति नहीं, 3 गुण ऐसे हैं जो कोई भी जीव में कंपलसरी रहते ही रहते। जीव कहीं भी पहुंच जाए उसके अंदर से अभिनिबोधिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान अलग नहीं होता, और उसके अंदर से कभी भी अचक्षु दर्शन अलग नहीं होता, चाहे वो छोटे से छोटा एकेंद्रीय क्यों ना बन जाए या फिर बड़े से बड़ा पंचेंद्रीय क्यों ना बन जाए, उसको अवधि ज्ञान का कितना ही हाई लेवल क्यों ना हो जाए। ठीक है, ये हुआ हमारा अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी। अब हम सेम बात करते हैं श्रुत ज्ञानावर्णी। श्रुत ज्ञानावर्णी का घाती गुण क्या है? श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान पूर्ण रूप से घात कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। श्रुत ज्ञान का पूर्ण रूप से घात कर रही है क्या ये प्रकृति? नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो वो प्रकृति भी देशघातिनी प्रकृति है। देशघातिनी प्रकृति है मतलब आंशिक रूप से घात संभव है, और आंशिक रूप से घात संभव है मतलब वो उसका देशघाती अनुभाव है। क्या पूर्ण रूप से घात कर सकता है क्या? सर्वघाती अनुभाव भी रह सकता है क्या? तो पूर्ण रूप से कभी भी श्रुत ज्ञान का घात नहीं होता, तो वो सर्वघाती अनुभाव नहीं है उसका। थर्ड प्रकृति आती है अवधि ज्ञानावर्णी। अवधि ज्ञानावर्णी की बात अगर हम करते हैं, चलो इसी में लिख दूं क्या आपको? अगर ये स्टेप्स आपको एक बार देखना है तो आप इस पोर्शन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर अभी इसी में ही हम एक बार, क्योंकि ना ये, या फिर इसको मिटा दिया जाए क्या ऊपर का पोर्शन, अगर आप लोग के पास सामने हो तो हम थोड़ा सा प्रॉपर कर लेंगे। हाँ मिटा ठीक है, अब हम आते हैं अवधि ज्ञान पर। प्रकृति क्या है? ये उसका घात गुण, और फिर उसके हम डिटेल्स देख रहे हैं, स्पष्टीकरण। ठीक है, प्रकृति क्या है आवाज हमारी? नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है क्या? कि कहीं नेटवर्क के, आज तो नेटवर्क बराबर दिख रहा है। स्लो हो हमारी गई थी। प्रकृति, हमारी जो प्रकृति है वो मेरी शायद वोकल वॉइस स्लो हो गई होगी, नेटवर्क की दिक्कत नहीं है। अवधि ज्ञानावर्णी, ठीक है, अवधि ज्ञानावर्णी। अवधि ज्ञानावर्णी की बात करें तो अवधि ज्ञानावर्णी प्रकृति जो है उससे कौन से गुण का घात होता है? अवधि ज्ञान का। अवधि ज्ञान का जब घात हो रहा है तो वो जो घात है वो पूर्ण रूप से, फर्स्ट स्टेप क्या है? पूर्ण घात है क्या? पूर्ण घात, यस और नो? अवधि ज्ञान का पूर्ण रूप से घात होता है क्या? नहीं 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 होता।
नहीं होता अनुभव है तो नहीं होता होता, है। सुना ही नहीं। नहीं होता बाबा, मैंने बताया ना। सर्वघाती अनुभव में होता है। नहीं, अभी मैं आपसे फर्स्ट स्टेप पूछ रही हूँ, हम तो अभी अनुभव पे गए नहीं है। हमको यही देखना है कि वो प्रकृति देशघाती है कि सर्वघाती है। अभी हम सिर्फ प्रकृतियां उठा रहे हैं और उनको जो हमारी देशघाती सर्वघाती के टेबल थी उसमें फिल करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि अवधि ज्ञानावर्णी सर्वघाती है या देशघाती है। सदैव पूर्ण रूप से घात होता है क्या अवधि ज्ञान नहीं का? होता, नहीं नहीं, होता। नहीं। होता है ना। तो ये क्या दर्शाता है? सदैव पूर्ण घात मतलब यहाँ पे एक और वर्ड आप लोग ऐड कर लो, सदैव पूर्ण रूप से घात होता है क्या? नहीं होता। अगर नहीं होता तो ये क्या डिसाइड करता है, ये क्या बताता है कि ये घाटी प्रकृति क्या है? प्रकृति, देशघाती प्रकृति है। देशघातिनी प्रकृति। अब ये जो देशघातिनी प्रकृति है, देशघातिनी प्रकृति मतलब हमारी सेकंड स्टेप बता दी उसने कि इसमें आंशिक घात संभव है, आंशिक घात संभव होगा। ठीक है, अब आंशिक घात तो संभव है, अब हमको चेक करना है आंशिक घात हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं अवधि ज्ञान किसी जीव में तो प्रकट होता है, कभी 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 किसी जीव में अवधि ज्ञान प्रकट होता है, यही बता रहे। अब थर्ड स्टेप है कि ये तो बता दिया हमने आंशिक घात नहीं, इसमें एक बार इसको क्या डिनोट करता है ये भी बताना है। आंशिक घात संभव हो रहा है मतलब इसमें अनुभाव कौन सा होगा? देशघाती अनुभाव। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब देशघाती अनुभाव है ये हमने बता दिया, ठीक है। अब हमारे थर्ड स्टेप जो आती है वो चेक करना है हमको कि क्या इसका पूर्ण रूप से भी घात, क्योंकि हमारा अगर देशघाती अनुभाव है तो हमारे पास सर्वघाती अनुभाव भी खुला होता है। तो क्या पूर्ण रूप से घात संभव है अवधि ज्ञान का? क्या कभी ऐसा होता है कि अवधि ज्ञान का पूर्ण रूप से घात हो जाए, मतलब थोड़ा सा भी अवधि ज्ञान नहीं हो किसी चीज को? हाँ संभव है ना। ऐसा संभव है, ठीक है, ऐसा संभव है। मतलब ये क्या दर्शाता है? अगर पूर्ण रूप से घात होना भी संभव है तो ये दर्शाता है कि कभी कभी उसका सर्वघाती अनुभाव भी होता है। अनुभाव, ठीक है। ये स्टेप्स, पहली स्टेप क्या है? सदैव पूर्ण घात होता है क्या? नहीं होता। अगर सदैव पूर्ण घात नहीं होता तो वो प्रकृति क्या है? देशघातिनी प्रकृति। अगर देशघातिनी प्रकृति है इसका मतलब है कि सेकंड स्टेप बता दी हमारी चेक करने की, देशघातिनी प्रकृति नहीं बता दी कि उसका आंशिक घात संभव हो सकता है। अगर आंशिक घात संभव होता है मतलब उसका अनुभाव कैसा है? देशघाती अनुभाव है। देशघाती अनुभाव अगर है तो अब हमको चेक करना है कि क्या पूर्ण घात होता है। थर्ड स्टेप है पूर्ण घात होता है क्या? तो पूर्ण घात, यहाँ पर पूर्ण घात संभव होता है अवधि ज्ञान का कहीं कहीं जगहों पर, जैसे कि हमने देखा तिर्यंश और मनुष्य के केस में, उनके केस में पूर्ण घात संभव है। अगर पूर्ण घात संभव है मतलब उस समय पे उनका सर्वघाती अनुभाव होगा। ये आपको 3 स्टेप में चेक करना है। पहली तो उसका सदैव पूर्ण घात है, और जब हम अभी केवल ज्ञानावर्णी पे आएंगे ना तो आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी कि हमारी फर्स्ट पे ही स्टेप रुक जाएगी वहां पर। ठीक है, ये हो गई हमारी ये। अब इसमें ये भी ध्यान रखना कि कौन से जीव हैं, क्योंकि आपको ये बुक में एक्सप्लेनेशन भी है तो आपको ये क्वेश्चंस भी आ सकता है कि देशघाती अनुभाव कौन से जीव को होगा और सर्वघाती अनुभाव कौन से जीव को होगा। मतलब कौन से ऐसे जीव हैं, क्या सोच के आपने बोला कि पूर्ण रूप से घात होता है? क्या सोच के बोला? मनुष्य और हमारा तिर्यंश। हाँ, मनुष्य और तिर्यंश में पूर्ण घात होता है। तो इसलिए हमको इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें आपको देखना है, ये जो चार्ट है ना इसमें केंद्रीय विकेंद्रीय सेकेंड वाला, ठीक है, इसमें सेकेंड वाली की बात की, सेकेंड ऑप्शन की बात की गई है। ये यहाँ पे जो हमारी थर्ड स्टेप है, इस कर्म प्रकृति के उदय से एकेंद्रीय विकेंद्रीय आदि अनेक जीवों के अवधि ज्ञान गुण का पूर्ण रूप से घात होता है, इसलिए उन्हें अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान नहीं होता। और ये उस अवधि ज्ञान का कौन सा अनुभाव कहलाता है? तो ये उसका सर्वघाती अनुभाव कहलाता है, ठीक है। और वहीं अगर हम आंशिक घात की बात करें तो आपके फर्स्ट पॉइंट पे आना, पेज नंबर 20 चल रहा है अभी। इस कर्म प्रकृति के उदय से, किसके उदय से? अवधि ज्ञानावर्णी। अवधि ज्ञानावर्णी के उदय से कुछ संघी पंचेंद्रीय जीव जैसे कि नैर्यक देवता आदि जीवों के अवधि ज्ञान गुण का आंशिक रूप से ही घात होता है। आंशिक रूप से घात होता है मतलब उनको आंशिक रूप से गुण प्रकट रहता है, आंशिक रूप से कहीं ना कहीं उनके अंदर अवधि ज्ञान रहता है, इसलिए उन्हें अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान होता है, वो उसका देशघाती अनुभाव है, ठीक है। फिर हम आते हैं मनोपर्यव ज्ञान।
मन पर्यवज्ञानावर्णी कर्म, मन पर्यवज्ञानावर्णी कर्म का घात्य गुण क्या है? मन पर्यवज्ञान, मन पर्यवज्ञान का वो घात करता है। अब मन पर्यवज्ञान को सबसे पहले स्टेप चेक करो, क्या सदैव पूर्ण रूप से घात होता है मन पर्यवज्ञान का? क्या कोई ऐसा जीव है जिसको मन पर्यवज्ञान बिल्कुल नहीं होता? देखो, जब हम ना, ये एक वर्ड यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई कि जब हम बात कर रहे हैं ना सदैव पूर्ण घात हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमको जीव की अवस्था जो है ना, सिर्फ छद्मस्त अवस्था को ही देखना, संसार काल की अवस्था प्लस उसकी छद्मस्त, केवली नहीं बना, केवली के पहले पहले, क्योंकि अगर केवल ज्ञान हो गया उसको तो बचे हुए 4 ज्ञान उसकी वैल्यू नहीं होते, फिर हम नहीं बोलते कि उसके अंदर अभिनिबोधिक ज्ञान है या नहीं है। ठीक है, इसलिए जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे आप उसकी बात कर रहे हैं, छद्मस्त अवस्था की बात कर रहे हैं। छद्मस्त अवस्था में क्या कभी ऐसा होता है कि जीव को मन पर्यवज्ञान पूर्ण रूप से घात हो जाए? नहीं। नहीं। सदैव पूर्ण रूप से घात रहता है क्या? मतलब कभी उसका मन पर्यवज्ञान हो ही नहीं उसको छद्मस्त अवस्था में, ऐसा नहीं होगा। मतलब सदैव पूर्ण रूप से घात नहीं है, मतलब वो प्रकृति भी क्या है? देशघातिनी प्रकृति। देशघातिनी प्रकृति होना ये दर्शाता है कि उसका आंशिक रूप से घात संभव है। आंशिक रूप से घात संभव है मतलब उसका देशघाती अनुभाव है। ठीक है, क्या ऐसा भी होता है कि उसका पूर्ण रूप से घात संभव हो? किसी किसी जगहों पर कोई कोई जीव को या फिर जीव की किसी अवस्था में जो ये है अपना मन पर्यवज्ञान वो प्रकट ही ना हो, ऐसा भी होता है क्या? होता है ना, हमको नहीं है। नहीं होता, देवता को भी नहीं होता, नैर्य के जीव को भी नहीं होता, त्रियंश को भी नहीं होता, ओनली मनुष्य में भी साधु को ही होता है मन पर्यवज्ञान। आवाज नहीं आ रही है। होस्ट कैसे चेंज हो गया? प्लीज एक बार ना जो होस्ट हैं वो एक बार सपना जी वो कर दीजिए, होस्ट कर दीजिए या फिर स्पॉटलाइट कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, प्लीज एक बार एक्टिव हैं तो एक बार प्लीज मुझे ना स्पॉटलाइट कर दीजिए ताकि वो वीडियो बार बार जाए नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारा मन पर्यवज्ञान कुछ जीवों के नहीं होता, तो जब नहीं होता मतलब उनका पूर्ण रूप से घात है, पूर्ण रूप से घात संभव है मतलब वो उनका सर्वघाती अनुभाव है। तो कौन से जीव है जिनके अंदर सर्वघाती अनुभाव होता है या फिर पूर्णतः घात होता है, मन पर्यवज्ञान थोड़ा सा भी प्रकट नहीं होता? वो जीव है अनेकों जीव, जैसे कि एकेंद्रीय विकलेंद्रीय वगैरह। कौन? जिनको आंशिक घात है उनके अलावा सभी जीव। ठीक है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट देखना यहाँ पर। इस कर्म प्रकृति के उदय से कुछ साधु साध्वियों के मन पर्यवज्ञान का जो गुण है वो आंशिक रूप से ही घात होता है, मतलब आंशिक रूप से वो प्रकट हुआ है, तो उनके अंदर मन पर्यवज्ञान प्रकट है, मतलब उनका देशघाती अनुभाव है। ठीक है, और कुछ ऐसे जीव है जिनके इनके अलावा, जो हमने कुछ साधु साध्वी की बात करी, उनके अलावा जो भी हैं उनके मन पर्यवज्ञान का पूर्ण रूप से घात होता है, इसलिए उनको मन पर्यवज्ञान नहीं होता। ठीक है, यह उसका सर्वघाती अनुभाव है। फिर हम बात करते हैं केवल ज्ञानावर्णी कर्म की। केवल ज्ञानावर्णी कर्म की अगर हम बात करें, केवल ज्ञानावर्णी हो गया ना मन पर्यवज्ञान, हाँ फिफ्थ है केवल ज्ञानावर्णी। अब केवल ज्ञानावर्णी में क्या होता है? केवल ज्ञान का घात होता है। केवल ज्ञान का अब आप पूर्ण मुझे बताइए, जो केवल ज्ञान है ना, वो केवल ज्ञान, एक बार अवधि ज्ञान और जो अभी हमने पढ़े ना आभिनिबोधिक से लेकर तभी, नहीं आभिनिबोधिक में तो हमारी स्टेप कुछ और थी ना, आप लोगों ने आभिनिबोधिक का स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या? नहीं। देखो ले लिया। आभिनिबोधिक है,
उसका आभिनिबोधिक ज्ञान प्रकट होता है। आभिनिबोधिक ज्ञान में हमने ये सेम स्टेप थी, सिर्फ यहाँ पर क्रॉस होता है, उसमें सर्वघाती अनुभाव नहीं होता। तो आप एक बार आभिनिबोधिक ज्ञानावरणी की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। डन। प्लीज एक बार जो आपको दिख ही नहीं रहा है। या तो मुझे होस्ट बना दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा फिर वो सपना जी एक बार प्लीज अगर आप एक्टिव हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि फिर वो म्यूट करना और स्पॉटलाइट करना हैंडलिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ये हो गया आभिनिबोधिक ज्ञान का। फिर हम बात करते हैं अवधि ज्ञान की। आभिनिबोधिक के जैसे श्रुत ज्ञानावरणी था, अवधि ज्ञानावरणी की बात अगर हम करते हैं, अवधि ज्ञान इसका घात गुण है। यहाँ पर हमारे ये जो सर्वघाती अनुभाव है वो भी पॉसिबल है। ये आप ले सकते हैं अवधि ज्ञान की स्क्रीनशॉट। डन। अब हम आते हैं अवधि ज्ञान के समानी मनापर्यव ज्ञान हमने देखा। अब हम आते हैं केवल ज्ञान पर। केवल ज्ञानावरणी जो प्रकृति है उससे केवल ज्ञान पर क्या होता है? आवरण होता है। आवरण होता है। केवल ज्ञान पर जो आवरण है वो केवल ज्ञान का सदैव पूर्ण रूप से घात होता है क्या? हाँ, पूर्ण रूप से होता है सदैव। ज्ञानावरणी का जो सदैव होता है हमेशा पूर्ण रूप से, जब तक जीव छद्मस्त है तब तक उसको बिल्कुल भी केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो पाएगा क्या? नहीं, नहीं हो नहीं हो सकता। पाएगा। तो पूर्ण रूप से क्या होता है? इसका घात होता है। अगर पूर्ण रूप से घात है मतलब ये प्रकृति कैसी हो गई? सर्वघातिनी। सर्वघातिनी। सर्वघातिनी प्रकृति हो गई मतलब उसका ये सब पॉइंट्स तो आएंगे ही नहीं। ठीक है। तो ये हमारा स्टेप यहीं पे ही क्या हो जाता है? केवल ज्ञान का एंड हो जाता है। ये आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं अगर लेना है तो। अब हम आते हैं इसी प्रकार अब हमको क्या देखना? नेक्स्ट है ज्ञानावरणी की 5 प्रकृति हो गई, फिर दर्शनावरणी। अब दर्शनावरणी में क्या होता है? सबसे पहली प्रकृति क्या है? सबसे पहली प्रकृति, एक बार हम दर्शनावरणी क्यों ना दर्शनावरणी को कल, जो दर्शनावरणी की सबसे पहली प्रकृति है निद्रा पंचक, उसको हम कल देखने के भाव रखते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़े से आपको सिंपलर चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, उसके बाद फिर आपको उस पर दिखाएंगे। अभी हम आते हैं चक्षु दर्शनावरणी पे। चक्षु दर्शनावरणी जो प्रकृति है, चक्षु दर्शनावरणी का घाती गुण क्या है? दर्शनावरणी, और उसका जो घाती गुण है वो चक्षु दर्शन है। चक्षु दर्शन सदैव पूर्ण रूप से घात होता है क्या जीव के? नहीं। चक्षु दर्शन बिल्कुल भी प्रकट ना हो छद्मस्त अवस्था में, ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर वो ब्लाइंड है तो ब्लाइंड है तो भी चक्षु दर्शन तो रहता है, चक्षु इंद्री तो रहती है। रहता है। आप अभी अलग अलग एग्जेप्शंस नहीं पूछ रही हूँ मैं, अभी सदैव की बात कर रही हूँ मैं। हमेशा चक्षु दर्शन पूर्ण रूप से घात रहता है क्या? जीव जब तक छद्मस्त है तब तक क्या उसको चक्षु दर्शन नहीं होगा? एक इंद्रिय वालों को तो नहीं होता है ना चक्षु दर्शन। होगा हो कंपल्सरी सकता एक ही जीव की बात करो। जैसे मान लो आपकी आत्मा की बात करती हूँ मैं। ठीक है, हो एक बार सकता प्लीज ना म्यूट का भी ध्यान रखिए ना प्लीज होस्ट। जो जीव है, जैसे मैं आपको बात करती हूँ एक ही जीव, मान लो आपका खुद का जीव देखो, आपको क्या कभी पूरे संसार काल में जब तक आपको केवल ज्ञान नहीं होता, आप छद्मस्त अवस्था में हो, क्या कभी ऐसा हुआ आप किसी भी चारों में से किसी भी गति में गए, केंद्रीय में गए या कहीं भी गए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको चक्षु दर्शन बिल्कुल भी प्रकट ना हुआ? मतलब सदैव पूर्ण घात हुआ है क्या? नहीं सर, इसलिए वो उसका इसी आएगा। समय पे हमारे सामने ही हमको दिख रहा है कि हमारा चक्षु दर्शन प्रकट हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी हमको चक्षु दर्शन है ना, हम ये सब जो देख रहे हैं सामने चक्षु दर्शन चक्षु इंद्री की सहायता से तो देख रहे हैं, तो चक्षु दर्शन हमारा प्रकट हुआ है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि चक्षु दर्शन का सदैव पूर्ण रूप से घात हो जाए। सदैव मतलब बहुत बड़ी चीज है। सदैव पूर्ण रूप से घात होना मतलब जब तक छद्मस्त है तब तक बिल्कुल प्रकट नहीं होगा। ठीक है, जैसे केवल अगर ज्ञान में हमने देखा इंद्रिय केवल ज्ञान इंद्रिय सदैव की अपेक्षा से सोचे तो
अपेक्षा नहीं बोल रहे हैं, अभी अपेक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सदैव की बात कर रहे हैं। जीव को जब तक, सदैव का मतलब क्या हुआ, जीव जब तक छद्मस्त है, जब तक छद्मस्त है तब तक क्या उसको कभी भी चक्षु दर्शन नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा ना, तो पूर्ण घात नहीं हाँ। होता। पूर्ण घात नहीं होता मतलब वो प्रकृति देशघातिनी प्रकृति है। और अगर वो प्रकृति देशघातिनी प्रकृति है मतलब उसका आंशिक रूप से घात संभव होता है, आंशिक घात संभव होगा। आंशिक घात संभव है मतलब वो उसका देशघाती अनुभाव है, देशघाती अनुभाव। और अगर देशघाती अनुभाव है, ठीक है, देशघाती अनुभाव का प्रैक्टिकल मीनिंग सोचो। आंशिक घात हुआ मतलब चक्षु दर्शन थोड़ा सा प्रकट हुआ। जब हाँ। थोड़ा सा चक्षु दर्शन प्रकट हुआ तो ऐसा तो होता ही है ना, चक्षु दर्शन थोड़ा सा तो प्रकट होता ही है। अभी हमारे अंदर चक्षु दर्शन प्रकट हुआ है, अभी हम चक्षु दर्शन प्रकट हुआ है तभी तो हम चक्षु इंद्रिय की सहायता से ये सब देख पा रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हमको ये भी देखना, क्या कभी ऐसा भी होता है कि पूर्ण घात संभव हो? ये दोनों पॉइंट संभव के होते हैं, ठीक है। हाँ संभव है ऐसा भी। पूर्ण घात संभव हो ऐसा किसमें हो सकता है? बताइए, ऐसा हो सकता है कोई जीव है जब तक वो छद्मस्त नहीं उनके होता चक्षु तब इंद्रिय तक नहीं एकेंद्री बीएंद्री में होता है। जिनके पास चक्षु इंद्रिय नहीं होती उनके चक्षु दर्शनावरणी का ऐसा उदय रहता है कि चक्षु दर्शन का पूर्ण रूप से घात होता है। अगर पूर्ण रूप से घात हुआ है मतलब उसका कौन सा अनुभाव का उदय है? सर्वघाती अनुभाव का उदय है, ठीक है। ये अंडरस्टूड वाली चीज है, ये आपके बुक में नहीं बताया लेकिन हमको उससे ये समझ में आ जाता है कि सर्वघाती अनुभाव है, इसीलिए उसका पूर्ण रूप से क्या हुआ है, घात हुआ है। कभी कभी पूर्ण रूप से घात होता है और कभी आंशिक रूप से घात होता है, इसलिए प्रकृति क्या है, चक्षु दर्शन, सॉरी, देशघातिनी प्रकृति है। इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप एक बार ले सकते हैं। डन। अब हम आते हैं अचक्षु दर्शनावरणी पे। अचक्षु दर्शनावरणी का घातीय गुण क्या है? अचक्षु दर्शन। अब हमने देखा था अचक्षु दर्शन सदैव पूर्ण रूप से घात होता है क्या? जब तक जीव छद्मस्त है तब तक ऐसा होगा कि जब तक जीव छद्मस्त है तब तक उसको क्या नहीं हो, अचक्षु दर्शन नहीं हो? हो सकता है। ऐसा नहीं होता। तो ये देशघातिनी प्रकृति है, सर्वघातिनी नहीं है। अब देशघातिनी प्रकृति है मतलब उसका आंशिक घात तो संभव होगा और वो उसका देशघाती अनुभाव है, ये तो हमने देख लिया। पर क्या ऐसा भी होता है कि अचक्षु दर्शन पूर्ण रूप से घात हो जाए, मतलब बिल्कुल भी प्रकट ना हो? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता का अर्थ है कि ये प्रकृति जो है ये सर्वघाती प्रकृति नहीं है। सॉरी, सर्वघाती अनुभाव नहीं होता इसके अंदर, ओनली देशघाती अनुभाव ही होता है, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका ये जो हमने देखा चक्षु दर्शन वो किसके समान चलता है? आभिनिबोधि ज्ञानावरणी और श्रुत ज्ञानावरणी के समान, ठीक है। ये हो गया हमारा अचक्षु दर्शनावरणी। और फिर हमारा बचा अवधि दर्शनावरणी, को भी हम एक बार देख ही लेते हैं तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अवधि दर्शनावरणी घातीय गुण क्या है? अवधि दर्शन। जिस प्रकार हमने अवधि ज्ञान की बात करी, अब बताइए अवधि दर्शन का सदैव पूर्ण रूप से घात होता है क्या? जब तक जीव छद्मस्त है तब तक नहीं। क्या उस जीव का अवधि दर्शन बिल्कुल प्रकट नहीं होगा? नहीं, पूर्ण रूप से घात पॉसिबल नहीं है, मतलब उसको कभी ना कभी अवधि ज्ञान तो प्रकट होता ही होता है। इसलिए ये प्रकृति क्या है? देशघातिनी प्रकृति। देशघातिनी है मतलब उसका आंशिक रूप से घात संभव है, आंशिक रूप से घात संभव है मतलब उसका देशघाती अनुभाव है। अब उसके बाद हमको चेक करना, क्या कभी ऐसा होता है जीव में अवधि दर्शन बिल्कुल भी प्रकट ना हो, मतलब अवधि दर्शन का पूर्ण घात हो, ऐसा होता है क्या? होता है, हो रहा है, मतलब उसका सर्वघाती अनुभाव है, सर्वघाती अनुभाव के साथ उसका उदय हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अवधि दर्शनावरणी। तो कौन से जीवों के पूर्ण घात होता है? जिनको अवधि दर्शन नहीं है उनका पूर्ण घात है, मतलब उनके अंदर सर्वघाती अनुभाव है। और जिनका
देशघाती अनुभव है उनको थोड़ा बहुत अवधि अवधि दर्शन प्रकट होता है। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 मिनट हो गए। प्लीज म्यूट रखिए वरना स्क्रीनशॉट नहीं आ पाएगा। प्लीज स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए, मेरी वीडियो ऑफ हो जाएगी। होस्ट प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए ना। ठीक है, आज फिर इतना ही रखते हैं। एक बार हम केवल दर्शन की भी बात कर लेते हैं। अवधि दर्शन वर्णी हो गया हमारा। अगर आपको वीडियो दिख रही है तो बेस्ट है, और नहीं तो फिर आप ऐसे ही ओरली ध्यान में रखना। जिस प्रकार अवधि दर्शन के बाद हम देख रहे हैं केवल दर्शन की बात करते हैं। तो केवल दर्शनावर्णी कर्म है, मतलब ये केवल दर्शन का क्या है, घात करता है। केवल दर्शन का घात करता है तो क्या जीव के संसार काल में छद्मस्त अवस्था में रहते हुए कभी ऐसा होता है कि केवल दर्शन थोड़ा भी प्रकट हो जाए, पूर्ण रूप नहीं से होता। घात ना हो? ऐसा नहीं नहीं होता, मतलब उसका पूर्ण रूप से घात होता ही होता है। पूर्ण घात है मतलब बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुआ। पूर्ण रूप से घात हुआ मतलब वो प्रकृति क्या कहला जाती है, सर्वघातिनी। और सर्वघातिनी प्रकृति कहलाई तो नीचे के सेकंड और थर्ड ऑप्शन खुल ही नहीं पाते फिर। उसके अंदर सर्वघातिनी प्रकृति है मतलब उसका सर्वघाती अनुभाव है, सर्वघाती अनुभाव। अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी केवल ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी की प्रकृतियों के देख लिया हमने। अब इसमें हमारे सिर्फ निद्रा पंचक बचा है जिसके बारे में हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारी प्रकृति। अभी हमने कितनी प्रकृति देखी टोटल? 5 + 4 टोटल 9 प्रकृति देखी। 9 प्रकृति में से सिर्फ 2 ही प्रकृति ऐसी थी जो सर्वघातिनी थी, केवल ज्ञान और केवल ज्ञानावर्णी और केवल दर्शनावर्णी। बाकी जितनी प्रकृति देखी 7, 4 तो ज्ञानावर्णी की देखी और 3 दर्शनावर्णी की देखी। ये प्रकृति क्या थी? देशघातिनी प्रकृति। कल के एग्जाम का टाइम आपको अपडेट करने के भाव है, जैसा भी रहता है। कल एग्जाम है और हमारे देशघातिनी सर्वघातिनी आज टॉपिक कंप्लीट हो नहीं पाया, लेकिन हमने बहुत बेसिक इसका देख लिया है। इसी तरह से अगर हम सारी प्रकृतियों को देखते हैं तो हमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाए। कोई भी प्रकृति को अगर आपको निकालना है ना, तो आप ये 3 स्टेप्स उठाना। इन 3 स्टेप्स में ही पहली स्टेप पे अगर रुक जाता है, पूर्ण घात हो जाता है, सदैव पूर्ण घात है, तो वो प्रकृति सर्वघातिनी हो गई। अगर सर्वघातिनी नहीं है, पूर्ण रूप से घात नहीं हुआ, तो हमको नेक्स्ट चेक करना क्या वो मतलब पूर्ण रूप से घात नहीं मतलब देशघातिनी। देशघातिनी के बाद आंशिक घात तो संभव है, अगर आंशिक घात संभव है तो उसका देशघाती अनुभाव है। फिर हमको थर्ड ये चेक करना कि पूर्ण घात हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पूर्ण घात हो जाता है तो वो उसका सर्वघाती अनुभाव होता है। और कुछ प्रकृति जैसे कि अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी देखी, वहां पे पूर्ण घात नहीं होता, तो ओनली आंशिक घाती होता है, मतलब उसमें ओनली देशघाती अनुभाव होता है। ठीक है, ये बस आप ये 3 प्रोसेस देखोगे तो कोई भी प्रकृति को आप उठाओगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा कि ये प्रकृति सर्वघातिनी है या देशघातिनी। अगर देशघातिनी है तो इसमें दोनों अनुभाव होते हैं या फिर एक ही अनुभाव, एक ही देशघाती अनुभाव ही होता है। ये आपको ध्यान में आ जाएगा। बस घात्य गुण को ध्यान में रखना, घात्य गुण को याद कर लेना अगर नहीं याद होते हैं तो। कि वैसे तो बहुत जनरल है निकालना घात्य गुण को, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेलेक्टेड घाती गुण ऐसे हैं जिनको समझना पड़ता है। ठीक है, तो जितना आपसे हो जाता है बेस्ट है। और इसके बाद 7th चैप्टर है, उसकी भी आप तैयारी रखना, पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति, क्योंकि तीनों चैप्टर मिला के जो है वो टेस्ट होने वाला है। ठीक है, एक्चुअली टेस्ट का सिलेबस और टेस्ट का क्वेश्चन पेपर पहले उन्होंने सेट कर दिया और बहुत लास्ट में इंफॉर्मेशन आई तो हम लोग ये कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। लेकिन हम लोग टेस्ट के कारण अगर हम जल्दी जल्दी में जाए तो वो भी सही नहीं है। एक बार सब चीज को डीपली पढ़ ले ताकि हमारी एग्जाम की फाइनल प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो अभी हम क्लास को इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे,
हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय याचना के लिए क्षमा करें। क्षमा याचना सभी से। जय एग्जाम अगले आपसे संडे भी का क्षमा करा देते तो याचना। चैप्टर सब कवर हो जाएगा। एग्जाम अगले संडे का रखवा लेते तो चैप्टर सब कवर हो, तीनों चैप्टर कवर हो जाते। मैं एक बार बात करती हूँ। आंटी ने मुझे हाथों हाथ ही बोला कि 5 से 7 का एक बार टेस्ट रखना है, तो फिर वो पॉसिबल, मैंने भी उनसे यही कहा था कि रिवीजन क्लास में एक बार हो जाता तो ज्यादा बेस्ट होता। अगर ऐसा है कि अगले संडे रख लेते हैं तो फिर और ही ज्यादा अच्छा होगा। मैं एक बार बात करती हूँ उनसे, अगर वैसा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी तैयारी तो अपनी तरफ से रखना, क्योंकि वैसे भी ऑनलाइन टेस्ट है, बस इतना ही होगा, जितना हमसे हो सके हम उतना ही अपियर कर देंगे। बस यही हो ठीक है, जाएगा कि हमने जो पढ़ा है वो कितना पढ़ा है, कैसा पढ़ा है। ठीक है, सभी से जय धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। क्या जय जिनेन्द्र। कितने बजे से टेस्ट है? सुबह कल शाम को? पराठा साइड में है, देख लेना, चाहिए तो कर लेना। नहीं